हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और आज हम बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है ना। जो कक्षा शिक्षण है उनमें जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है, वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे अन्वेषण, दूसरा है व्याख्यान, तीसरा है मस्तिष्क उद्वेलन और चौथा है आपका योजना। तो कौन सी जो होगी इन चारों ऑप्शन में से कक्षा शिक्षण की जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं होगी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका व्याख्यान, है ना। व्याख्यान जो नीति है वो कक्षा शिक्षण की जनतांत्रिक शिक्षण नीति के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी व्याख्यान जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है ना। समावेशी कक्षा की विशेषता जो होगी नहीं होगी, वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन है समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, यह कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है। दूसरा ऑप्शन है यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। तीसरा है यह दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा, व्यक्तिगत विकास की और सेवा में बदलाव है। चौथा है यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है। तो इनमें से कौन सा जो होगा वो समावेशी शिक्षक की विशेषता नहीं होगी, वो आपको बतानी है। तो यहाँ पे आपका जो दूसरे ऑप्शन में कहा गया है कि केवल विशेष आवश्यकता, है ना, केवल बोल दिया गया है, केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में वृद्धि करती है। तो यही जो होगा एक समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं होगी। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया विशेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है ना। फ्लेंडर की जो अंतःक्रिया की विशेषण प्रणाली है उससे संबंधित नहीं होगी, वो आपको पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है शिक्षक कथन, दूसरा है छात्र का कथन, तीसरा है अभिभावक कथन और चौथा है आपका मौन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा वो फ्लेंडर की अंतःक्रिया की विशेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका अभिभावक कथन, है ना। अभिभावक की जो कथन है वो फ्लेंडर की अंतःक्रिया विशेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है। बाकी आपके शिक्षक कथन, छात्र कथन और मौन कथन जो है ये जो है आपके फ्लेंडर की अंतःक्रिया विशेषण में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है ना। तो जो संभाषण है उसमें अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होगी पूछी जा रही है। पहला ऑप्शन है आपका यहाँ पे ध्वनिग्राम, दूसरा ऑप्शन है पद, तीसरा है रूपग्राम और चौथा है शब्द। तो संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई कौन सी हो जाएगी इन चारों ऑप्शन में से? तो वो होगी आपकी रूपग्राम, है ना। रूपग्राम जो होती है वो संभाषण में लघुत्तम इकाई होती है। किसकी? अर्थ की लघुत्तम इकाई होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो होगा रूपग्राम यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हम करके सीखते हैं ना, हम किसी भी काम को करके सीखते हैं, यह कथन किसके द्वारा जो है कहा गया है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर मेस, दूसरा ऑप्शन है सिम्पसन द्वारा, तीसरा है योकम और चौथा है आपका कोलेसनिक द्वारा।
तो हम जो है करके सीखते हैं, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका यहाँ पे डॉक्टर मेस, है ना। डॉक्टर मेस द्वारा जो है कहा गया है कि हम किसी चीज को करके सीखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर मेस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका यहाँ पे निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है ना, शिक्षण का स्तर नहीं है वो आपको बताना है। इससे पहले भी हमने अपने प्रीवियस वीडियो में शिक्षण स्तर से रिलेटेड जो है एमसीक्यू कराए हुए हैं ना। तो कौन से जो होंगे इनमें शिक्षण स्तर नहीं होंगे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा आपका यहाँ पे वर्णन, है ना। वर्णन जो होते हैं वो शिक्षण स्तर के अंतर्गत नहीं आते हैं। बाकी आपके स्मृति स्तर, बोध स्तर और आपके जो चिंतन स्तर होते हैं ये शिक्षण स्तर के अंतर्गत आते हैं ना। शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, कौन कौन से? स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। तो यहाँ पे आपका कौन सा नहीं होगा शिक्षण स्तर? वर्णन जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य होती है ना। जो शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य होती है, यहाँ पे आपका एक यहाँ पे वर्ड छूट गया है, मुख्य संक्रिया, है ना। मुख्य संक्रिया होती है पूछा जा रहा है। मुख्य संक्रिया क्या है पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है क्रिया और प्रतिक्रिया की, दूसरा है निदान की, तीसरा है प्रत्यक्षीकरण की और चौथा है आपका उपयुक्त सभी। तो शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया क्या होती है? तो उनमें आपका जो है क्रिया प्रतिक्रिया, निदान की और प्रत्यक्षीकरण, ये सभी जो है इसकी मुख्य संक्रियाएं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बालक काली गाय, है ना, एक बालक जो है काली गाय, काला कुत्ता और काली संपन्न होती है, यानी कि काली वस्तुओं को देखकर जो है डरने लगता है। यहाँ पे जो होगा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है ना। एक बालक जो है, एक बच्चा जो है काले रंग की गाय, काले कुत्ते और जो है काली वस्तुओं को देखकर क्या है भयभीत हो जाता है, डर जाता है। तो इस प्रकार के अनुबंधन किसमें निहित है आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है अनुक्रिया सामान्यीकरण, दूसरा है आपका अनुक्रिया अनुबंधन, तीसरा ऑप्शन है उद्दीपक सामान्यीकरण और चौथा है आपका उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका उद्दीपक सामान्यीकरण, है ना। उद्दीपक सामान्यीकरण के द्वारा जो है एक बालक जो है काली रंग की वस्तुओं को देखकर क्या है डरने लग जाता है, भयभीत हो जाता है। तो ऑप्शन सी आपका उद्दीपक सामान्यीकरण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है ना। शिक्षण विधि यानी कि शिक्षण विधि का जब आप चयन कर रहे हैं तो किस चीज को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं होती है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों का मानसिक स्तर, दूसरा है व्यक्तिगत भेद, तीसरा ऑप्शन है आपका अभिभावक की पृष्ठभूमि और चौथा है विषय की विशिष्ट प्रकृति। तो शिक्षण विधि का चयन करते समय किन बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका यहाँ पे अभिभावक की पृष्ठभूमि, है ना। अभिभावक की पृष्ठभूमि जो है शिक्षण विधि के चयन करते समय इसको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। बाकी विद्यार्थियों के मानसिक स्तर ये आपका जरूरी हो जाएगा, व्यक्तिगत भेद और जो है विषय की विशिष्ट प्रकृति ये जो है इसको ध्यान में रखने की जरूरत होती है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा अभिभावक की पृष्ठभूमि, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है ना। बाल्यावस्था की जो विशेषता नहीं होगी वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन है अभिवृद्धि में स्थिरता, दूसरा है सामूहिकता की प्रबलता,
तीसरा ऑप्शन है जिज्ञासा की कमी और चौथा है समूह एवं खेलों में सहभागिता। तो बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं होगी वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका यहाँ पे जिज्ञासा की कमी, है ना। बाल्यावस्था में जो है जिज्ञासा की कमी होती है, पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या विशेषता नहीं होगी, तो जिज्ञासा की कमी जो होगी उसकी एक विशेषता नहीं होगी, है ना। क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चों में क्या होती है, संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है, कई नए नए जो है क्रिएटिव काम को करने की उत्सुकता होती है, आत्मनिर्भरता की भावना होती है ना। जिज्ञासा की भावना जो है उनमें बहुत ज़्यादा होती है, और यहाँ पे जिज्ञासा की कमी दे दिया गया है ना। जिज्ञासा जो है बाल्यावस्था में बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा, जिज्ञासा की कमी जो होगी एक बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं, है ना। सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है आपका उद्भवन, दूसरा है आयोजन, तीसरा है अभिप्रेरणा और चौथा है आपका प्रबोधन, है ना। तो कौन सा जो होगा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका अभिप्रेरणा, है ना। अभिप्रेरणा जो है सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। बाकी आपके उद्भवन, आयोजन और प्रबोधन जो है वो आपकी क्या है, सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो बढ़िया लग रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, निम्न में से कौन सा बुद्धि और विकास का प्रथम चरण, है ना। बुद्धि और आपके जो विकास है उसका प्रथम चरण यानी कि फर्स्ट स्टेप कौन सा है आपसे पूछा जा रहा है। पहला है शारीरिक विकास, दूसरा है नैतिक विकास, तीसरा है सामाजिक विकास और चौथा है मानसिक विकास। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा बुद्धि और विकास की प्रथम चरण हो जाएगी, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे शारीरिक विकास, है ना। शारीरिक विकास जो होती है वो बुद्धि और विकास की प्रथम चरण जो है मानी जाती है। तो यहाँ पे आपका जो होगा ऑप्शन नंबर पहला जो होगा शारीरिक विकास क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका यहाँ पे, सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है ना। सीखना जो होता है एक तरह से व्यवहार में क्या है वो आपसे पूछा जा रहा है। पहला है संशोधन, दूसरा ऑप्शन है बचाव, तीसरा है आपका प्रसार और चौथा दिया है विस्तार। तो सीखना एक तरह से व्यवहार में क्या आता है आपके, सीखना किसी चीज को आप जब सीखते हैं तो आपके व्यवहार में क्या परिवर्तन आते हैं वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो क्या किया जाता है हमारे व्यवहार में, एक तरह से हम उसे संशोधन करते हैं। क्या करते हैं, उसे हम संशोधन करने का काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका संशोधन जो है क्या है, सीखने की एक तरह का व्यवहार में परिवर्तन, है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा संशोधन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्किनर बॉक्स, है ना, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है चालक अधिगम के लिए, दूसरा है शाब्दिक अधिगम के लिए, तीसरा है प्रसूत अनुबंधन के लिए और चौथा है आकस्मिक अधिगम के लिए। तो स्किनर बॉक्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका प्रसूत अनुबंधन के लिए, है ना। प्रसूत अनुबंधन के लिए जो है स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है ना। बुद्धि मापन की जो भाटिया बैटरी परीक्षण है उसमें कितने परीक्षण हैं आपसे पूछे जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है 4 उप परीक्षण है, दूसरा है 5 उप परीक्षण,
तीसरा है 8 उप परीक्षण और चौथा है 7 उप परीक्षण। तो बुद्धि मापन की जो भाटिया बैटरी परीक्षण है उसमें कितने उप परीक्षण हैं? तो इसके सही आंसर क्या हो जाएंगे? वो होंगे आपके 5 उप परीक्षण, है ना। 5 उप परीक्षण जो है बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में शामिल किए गए हैं, जिनमें कौन कौन से अगर देखें तो पहला आ जाएगा आपका कोहल ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, है ना। कोहल जो होता है, कोहल ब्लॉक, है ना, कोहल ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। दूसरा क्या है? तो दूसरा हो जाएगा आपका पास एनालॉग टेस्ट, है ना, पास एलोंग, है ना, पास एलोंग टेस्ट। और जो तीसरा हो जाएगा आपका पैटर्न वाले, है ना, जो पैटर्न बना के पैटर्न डिजाइन टेस्ट बोलते हैं ना, पैटर्न डिजाइन टेस्ट, है ना, डिजाइन टेस्ट। और जो फोर्थ है वो था एक मेमोरी टेस्ट, मतलब इमीडिएट मेमोरी टेस्ट, है ना, इमीडिएट, है ना, इमीडिएट मेमोरी टेस्ट, है ना, मेमोरी टेस्ट। और पांचवा था आपका यहाँ पे पिक्चर, जो है चित्र द्वारा दिखा करके, है ना, बच्चों को चित्र द्वारा दिखा करके उनका बुद्धि परीक्षण किया जाता है। तो एक था आपका पिक्चर कंस्ट्रक्शन, है ना, पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट, है ना, पिक्चर टेस्ट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में कितने उप परीक्षण होते हैं? तो वो आपके 5 उप परीक्षण होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम में, टीचिंग एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आए होंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।